पाकिस्तान में बड़े लोग टैक्स नहीं देते और ये कोई ख़बर भी नहीं है बहुत बड़ी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में आम तौर पर रिवाज ये है कि जो जितना ताकतवर है, जो जितना अमीर है, उसका इनकम टैक्स उतना उससे कम है। लाइफस्टाइल उनका मैच नहीं करता उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स के साथ। 90 की दहाई के अंदर नवाज शरीफ साहब पहले 2 दफ़ा जब वज़ीर आज़म बने, तो अभी हाल ही में जब पनामा का केस चला तो वहाँ उनकी टैक्स रिटर्न्स फाइल की गई, सबमिट की गई। मैं उस ज़माने में द न्यूज़ में ख़बरें फ़ाइल किया करता था, द न्यूज़ अखबार के साथ था। तो हम लोग जब रिपोर्ट करते थे तो बहुत बुरा बड़ा गालियाँ सुनने, जैसे आजकल तहरीक इंसाफ के किसी की टैक्स रिटर्न दिखाऊँ तो जैसे गालियाँ और सुलवाते हैं, ये सुनवाते हैं, वैसे उस ज़माने में उनसे सुनने को मिलती थी। तो नवाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा के जो दो अदवार गुजारे, तो 4 सालों में मजमूई तौर पर या 5 सालों में उनका जो मजमूई इनकम टैक्स की अदायगी थी 1000 से कम थी। 2 साल ऐसे थे जिसमें वो ज़ीरो टैक्स फाइलर थे और 2 साल ऐसे थे जिसमें उन्होंने 400 साढ़े 400 रुपये टैक्स दिया था। मुझे याद पड़ता है शायद 99 मिलिट्री टेक ओवर से कुछ ही रोज़ पहले मैंने इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्हें कहा कि आपका प्राइम मिनिस्टर, लोगों से आप टैक्स मांगते हैं, मुल्क ने धमाके किए हुए हैं, तो ख़ुद तो 460 रुपये या 400 रुपये टैक्स दिया हुआ है, तो आप कैसे टैक्स मांगते हैं। तो वो कुछ ही दिन बाद शायद उन्होंने कहीं प्राइम मिनिस्टर से कहा होगा कि टैक्स की रकूम पार्लियामेंटेरियन से बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, 25-30 साल जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है उसको मैं इसरार करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस का टैक्स ऑडिट करें, इनका लाइफस्टाइल इनसे इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करता है कि नहीं, उसको साबित करें। तो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में ही एक एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, शायद उनका नाम फ़रोग नवीद था, अगर मैं भूल नहीं रहा, फ़रोग नवीद साहब थे। उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलिट्री टेक ओवर से चंद ही रोज़ पहले एक ख़त तहरीर कराया, अभी भी रिकॉर्ड बुक्स में होना चाहिए, ऑफिशियली फाइनेंस मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्प्लेयर शो करते हुए। ये जब असद उमर साहब से मैंने इंटरव्यूज़ करने शुरू किए तो असद उमर साहब से भी मैंने ये कहा कि आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनना है, एक काम आपने करना है, आपने पार्लियामेंटेरियंस का टैक्स ऑडिट करना है। ऊपर से टैक्स आएगा, इनके ऊपर इतलाक होगा तो नीचे वालों से ये खुद ही टैक्स लेने के कानून बना लेंगे। असद उमर साहब इस मामले में साबित कदम रहे और फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग थी उसमें गए तजवीज़ लेकर, जब MNA थे अभी उस वक्त ये तजवीज़ लेकर गए PMLN की हुकूमत में, अपोज हुई, रिजेक्ट कर दी गई तजवीज़ उनकी। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो मैंने उनको इंटरव्यू किया, सबसे पहला उनसे मुतालबा मैंने यही किया कि अब तो आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये काम कर गुजरिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाइए तमाम पार्लियामेंटेरियंस का। 442 लोग हैं, 342 कौमी असम्बली के, 100 सैनिटर्स हैं, इनका करवाइए एक दफ़ा, पता तो चले कि इनका लाइफस्टाइल इनके टैक्स रिटर्न से मैच करता है या नहीं करता। पीछे हट गए, नहीं आगे बढ़ सके। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं है। एक एमनेस्टी स्कीम नून लीग ने दी थी जाते जाते, कई एमनेस्टी स्कीम्स आई, एक जाते जाते मुफ्ता इस्माइल साहब ने एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था और उस एमनेस्टी स्कीम में 124 अरब रुपए आए थे। हमने कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर भी जितने असासे हैं वो भी ले आओ, कैश है तो वो भी दे दो, मुल्क के अंदर है तो वो भी दे दो। पाकिस्तान से बाहर कुछ नए कवानीन UAE के अंदर और UK के अंदर आए हैं जिसमें वो अनलॉफुल एसेट्स के ऊपर बड़ा सख्ती से पेश आते हैं। तो उम्मीद थी कि लोग एसेट डिक्लेरेशन करेंगे और कुछ पैसा हमें आ जाएगा। 124 अरब रुपये आया उसमें। तहरीक इंसाफ ने उसके कहा ये चोरों और डाकुओं को फ़ायदा देने के लिए स्कीम का ऐलान किया गया है, हम जैसे ही आएंगे तो ये टैक्स चोरों को हलाल पैसा करने का ये जो तरीका है ना चोरी का, इसको हम ख़त्म कर देंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल वो ठीक बात थी। यहाँ लोगों ने जितना काला धन था पहले यहाँ से UAE प्रॉपर्टीज़ में लगाते थे, जब वहाँ स्लम्प आया और वहाँ लॉस चेंज हुए, कवानीन बदले, तो वो पैसा पाकिस्तानी रियल स्टेट में लगना शुरू हो गया। अब प्रिंसिपल ये होना चाहिए था कि हम अब उन रियल स्टेट को पीछे जाएं, उनको ढूंढें कि ये पैसा कहाँ से आया, उनको एमनेस्टी ना दें, किसी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसके साथ ज़्यादती ना करें। वो हमने ना काम नहीं किया। पिछली हुकूमत ने जाते जाते गाड़ियों की सेल के ऊपर पाबंदी आयद कर दी थी कि टैक्स फाइलर होगा तो गाड़ी बेचें। इन्होंने कहा नहीं, ये तो गाड़ियाँ, टोयोटा की गाड़ियाँ बिकनी रुक गई हैं, ये तो इनको इजाज़त देनी पड़ेगी। पहले 1300 सीसी तक की बात की, फिर उसको 1700 सीसी तक ले गए। जो कल लेटेस्ट नंबर्स हैं उसके मुताबिक गाड़ियों की सेल नीचे चली गई है, फर्दर बड़ी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि बाकी सारी इकॉनमी कोलैप्स कर गई है। आप उनको जितना मर्जी कर दें, चोरी का रास्ता खोल दें उनको, वो फिर भी गाड़ी नहीं बिक रही। तो ये स्कीमें एमनेस्टी की आज हमने एक दफ़ा फिर दे दी हैं। 5%, उन्होंने कहा था हम 4% या 5% करेंगे, इन्होंने कहा हमने 6% और 4% पे कर दिया। 1% का ऊपर और नीचे फ़र्क डाला है। सेम आइडेंटिकल स्कीम जो PMLN ने चोरों और डाकुओं का पैसा हलाल करने के लिए दी थी, हमने रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में अच्छे मुसलमानों को वो मौका प्रोवाइड किया है 1% फ़र्क करके।
अगर 1% वो फ़र्क कर देते तो शायद वो भी अच्छे लोगों को मिल जाती, लेकिन उनका 1% ऊपर से ज़्यादा था, नीचे से कम था, तो वो चोर और डाकू फ़ायदा उठा रहे थे। अब अच्छे अच्छे मुसलमान मेरे जैसे जो है शायद वो फ़ायदा इससे उठाएंगे। तो ये प्रोग्राम का एक हिस्सा आज हमारा इसके ऊपर होगा। दूसरा हिस्सा जो हमारा है, पाकिस्तानी लड़कियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात और चाइनीज़ गैंग जो उनको ट्रैप कर रहे हैं पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ को, वो हमारे पास मुतासरा 2 फैमिलीज़ होंगी। विक्टिम ख़ुद यहाँ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगी और हम ट्रू स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि हुआ क्या। लेकिन पहला हिस्सा है हमारा टैक्स एमनेस्टी के ऊपर, हलाल टैक्स एमनेस्टी के ऊपर। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में उम्मीद करते हैं कि इसकी बरकतों से जो 500 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल हमारे सर के ऊपर पड़ा हुआ है, शायद उसमें कमी आ जाए। हफीज़ शेख साहब ने जो 2 स्टेटमेंट्स दी स्कीम के हवाले से, पहले मैं उसी से आगाज़ करूँगा। सुनवाइएगा जी, क्या कहा। इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये है कि जो असासे ब्लैक हैं उनको किस अंदाज में इकॉनमी के अंदर लाया जाए और उनको वाइट करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। ये जून 30 तक लोगों को अपॉर्चुनिटी होगी इसमें शामिल होने की। इसमें हर पाकिस्तानी शहरी पार्टिसिपेट कर सकेगा, सिवाय उन लोगों के जो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं। इसमें तमाम एसेट्स जो हैं वो शामिल हैं, जो पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों। और जो भी एसेट्स जो कि रियल एस्टेट के अलावा एसेट्स हैं, वो 4% जो है रेट देकर उनको इसमें एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में शामिल किया जा सकता है। बाहर के एसेट्स हैं, अगर आप उनको डिक्लेयर करेंगे या यहाँ के एसेट्स डिक्लेयर करेंगे तो शर्त ये है कि वो किसी बैंक अकाउंट में रखे जाएं। अगर FBR की वैल्यू किसी भी प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख है तो हम उसको 15 लाख की बेसिस पे वाइटन करेंगे और उसके ऊपर 1.5% देकर वो वाइटन की जा सकेगी। अगर कोई डिक्लेरेशन नहीं करता है तो उसके ऊपर जो पूरे एसेट है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है और यानी उसको जब्त किया जा सकता है और उसमें लोग जेल भी जा सकते हैं। बाकी एमनेस्टी तो है ही। रियल एस्टेट वालों के साथ एक हमने लूट सेल की भी ऑफ़र दी है, वो बाई 1 गेट 1 फ्री होता है ना, कि बाकी एसेट डिक्लेयर करो तो रियल एस्टेट में हम सिर्फ 1.5% पे उसको हलाल कर देंगे। दूसरा भी सुनाइएगा जी कि 5 वो 4 कौन से बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारी रेवेन्यू की जो परफॉर्मेंस है वो तवक्कात से कुछ कम रही है। कुछ पाकिस्तान के एक बुनियादी नुक्स हैं जिनको दुरुस्त करना है, और वो ये है कि शुरू से लेकर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में कामयाब नहीं रहा। शुरू से लेकर यहाँ बाहर के लोग इन्वेस्ट करने से हिचकिचाते रहे। शुरू से लेकर हमारी जो बड़े इदारे हैं वो लॉस मेकिंग रहे और उन्होंने पाकिस्तान के लोगों पे बड़ा बोझ डाला। शुरू से लेकर यहाँ पे रेवेन्यू की मोबिलाइजेशन ऐसी नहीं हो पाई कि जहाँ पे अमीर लोगों से पैसे निकाल कर पूरे मुल्क की डेवलपमेंट की जाए। तो ये 4-5 बड़े बुनियादी नुक्स हैं जिनके ऊपर काम करना है। पिछले 5 साल गुजरे उसमें पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क हो जिसके अंदर एक्सपोर्ट्स में रत्ती भर इजाफा नहीं हुआ 5 साल के अंदर। उस सूरत में जब आपके इंपोर्ट्स इतने हों और एक्सपोर्ट्स न बढ़ें तो यू हैव टू पे फॉर द इंपोर्ट्स एंड यू नो दैट वाज अ प्राइस वी आर पेइंग नाउ। हफीज़ शेख साहब ने 2 बड़ी बीमारियों का जिक्र किया है जो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुड़ी हुई हैं। एक इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल पाकिस्तानी बरामदात या आखिरी हिस्सा था रत्ती भर नहीं बढ़ी। 100% दुरुस्त बात है और ये वो अलमिया है जिसकी वजह से हमें 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना करना पड़ा। बिल्कुल बजा बात कही इन्होंने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9-10 माह की हुकूमत है इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एक्सपोर्ट्स ने मुजाहरा किया और 36% डिवैल्यूएशन करके 0.1% की शरह से बरामदात बढ़ी। तो ये वो बीमारी है जिसका इलाज चाहिए, बातें नहीं चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते और इस साल भी इन्होंने कहा तवक्को से कम टैक्स इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए था। 4398 बिलियन रुपीज़ हमारा करंट ईयर्स का टैक्स टारगेट है। 4398 बिलियन रुपीज़ जो अभी की प्रोजेक्शंस है, एट बेस्ट वी कैन कलेक्ट 3950 बिलियन। 450 अरब की हमें टैक्स शॉर्टफॉल है 30 जून के लिए डेफिनेट, ये अगर हम परफॉर्मेंस करें तो। इसलिए हमने एमनेस्टी निकाली है कि एमनेस्टी में
PMLN को 100 अरब 124 अरब मिला था, तो हो सकता है हमें भी 100 अरब मिल जाए तो हम 4000 क्रॉस कर जाएं। वी आर फेसिंग ए शॉर्टफॉल ऑफ 450 बिलियन, इट्स ऑफिशियल नंबर राइट नाउ। एक यहाँ पे मुतालबा है मेरा इमरान खान से, अपोजिशन की हैसियत में उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें की थी एज प्राइम मिनिस्टर, उसको अमल दरामद सिर्फ कर दें। वो कहते थे हम एसेट्स का ऐलान करेंगे, टैक्स रिटर्न्स पब्लिक करेंगे। मैं सिर्फ उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ, अपने जो काबीना के अरकान हैं, जो अपने MNAs हैं, जो अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर, अपनी एसेट्स और पिछले 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स, 5 साल से ज़्यादा नहीं, वो नवाज शरीफ की तरह पनामा का 92 का हिसाब नहीं मानना, सिर्फ 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स फ्लोर ऑफ दी हाउस सबमिट करवाएं। मेरे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके बहुत से पार्लियामेंटेरियन की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की हैं, मैं दिखा सकता हूँ, बाद में दिखा दूंगा, लेकिन अगर आप कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कौम को लगेगा कि आपने एज अपोजिशन लीडर राइटली जिन बातों पे पीपल्स पार्टी और PMLN को तनकीद करते थे, दुरुस्त तनकीद करते थे, अब कमज़ोर ना पड़ें, अब खड़े रहें। हुकूमत आती है जाती है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे काम जो हैं वो मुल्कों का भला करते हैं। 5 साल की टैक्स रिटर्न लाजिम करें कि ये सारे आपके जो अरकान असम्बली हैं फ्लोर ऑफ द हाउस सबमिट करें। जिन्होंने मुझे पुकारा था, ललकारा था कौमी असम्बली में तकरीर करके कि नोटिस आई खड़ा, वो ना नोटिस आया ना पता नहीं कहाँ खुद गए वो। 5 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं, फ्लोर ऑफ द हाउस जमा कराएं। मुझे भी ना दे, मैं तो गरीब आदमी मजदूर आदमी हूँ, मुझे ना दे, फ्लोर ऑफ द हाउस जमा कराएं। इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। ऑडिट करवाएं उनका इंडिपेंडेंट फर्म से। AF फर्गूसन फर्म थी जो मौजूदा चेयरमैन है, बड़ी अच्छी वेल रेप्यूटेड कंपनी है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की, इन्हीं को ही दे दें। 442 लोगों का इंडिपेंडेंट ऑडिट करके बताएं क्या लाइफस्टाइल से मैच करता है। शायद चंद लोग होंगे, अली मोहम्मद खान साहब जैसे जो मेरे साथ बैठे हैं, भले आदमी है, नेक आदमी है, जिनकी रिटर्न निकलाएंगे उसकी लाइफस्टाइल से मुताबिकत रखती हुई। बाकी 350 लोग ऐसे निकलेंगे जो टैक्स उतना नहीं देते जो उनका बनता है। कईयों का तो टैक्स वो है जो उनका कौमी असम्बली की तनख्वाह जितनी मिलती है सिर्फ उसमें से कटा हुआ टैक्स दिखाते हैं कि ये हमारा टैक्स है, और 4 डाले गाड़ियों के गनमैन समेत वो घूमते हैं इस्लामाबाद के अंदर।